नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुकेशन अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट का कोर्स शुरू कर दिया था। 3 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा दिए हमने। अब चौथे लेक्चर में हम आपको उग्रवादी चरण या गर्मपंथी चरण के बारे में बताएंगे। बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये जो मैं क्लास नोट्स पढ़ा रहा हूं, ये जो सिलेबस है आपका, टीसीएस जहां से क्वेश्चन पूछता है ना, उसी का सिलेबस है ये। तो ये पूरा लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ने के बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें आप अटेम्प्ट कीजिए। वैसे भी एक श्रृंखला चली रही है कि टीसीएस ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में अब तक, तो वो चैप्टर वाइज करवाए जा रहे हैं। तो बच्चों, अगर पिछले लेक्चर में आपने क्या पढ़ा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में मुख्य तौर पर बांट सकते हैं। पहला कौन सा था? 1885 से 1905 तक, जिसे नरमपंथी चरण कहते हैं, वो आपने पढ़ लिया। ये नरमपंथी चरण क्या था? यहां पर आपने देखा कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर थे वो नरम दल के नेता थे, और नरम दल के नेता मतलब नरम स्वभाव के थे। उनके काम करने का तरीका अलग था। सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। सरकार से अपनी डिमांड प्यार से, कानून के दायरे में रहकर सब काम करते थे। लेकिन इनसे कुछ हासिल नहीं हुआ है, ऐसा इन पर आरोप लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने भी बहुत कुछ काम किया है बच्चों, क्योंकि ये दौर ऐसा था, नई नई कांग्रेस बनी थी। अगर ये ज्यादा हवा में उड़ते तो कुचल दिए जाते। शायद जो कांग्रेस आज थी उसका अस्तित्व पहले ही समाप्त हो गया होता। तो जैसा समय था उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने काम किया। लेकिन आपको पता है कि अगर आप अपने आप में डेवलप नहीं करेंगे, अपने आप में सुधार नहीं लाएंगे, तो आप पीछे चले जाएंगे। और वही हुआ। उसके बाद हुआ क्या? 1905 से लेकर 1919 तक का जो दौर आप पढ़ने वाले हैं, यहां पर जो गरम दल के नेता हैं वो फेमस रहेंगे। गरम स्वभाव के नेता, लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ठीक है, ये सभी नेता, रास बिहारी बोस, एक रास बिहारी घोष है, वो नरम दल के नेता हैं। ऐसे नेता, ये सब गरम दल के नेता है। इनकी पॉपुलैरिटी 1905 से बढ़नी शुरू हो गई। 1919 तक इनका दौर रहा। जब गांधी जी आ गए तो पूरे नेशनल मूवमेंट को वही लीड कर रहे थे, वही फेमस हो गए थे। तो 1919 के बाद 1947 तक ये गांधीवादी चरण चला। तो ये 3 चरण हैं। पहला नरमपंथी चरण, दूसरा गर्मपंथी चरण, और तीसरा गांधीवादी चरण। अब क्रांतिकारीवादी चरण कहां चला गया? जब क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी वो गर्मपंथी चरण के भी पैरेलल में हो रही थी। तो ये क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण था। जब गांधीवादी चरण चल रहा था, इसके भी पैरेलल में क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी, ये दूसरा चरण था। ये पहला और दूसरे चरण में क्यों बांटा गया क्रांतिकारी घटनाओं का? क्योंकि क्रांतिकारी घटनाएं हुई, उसके बाद कुछ देर के लिए रुक गई थी, कुछ वर्षों के लिए रुक गई थी। पहले जैसे उग्रवादी चरण जब चल रहा था या गर्मपंथी चरण चल रहा था, इसके पैरेलल में क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी। लेकिन जब गांधी जी भारत में आए, हमारे क्रांतिकारी वीरों को एक आस दिखाई दी, तो वो गांधी जी को फॉलो करने लग गए। लेकिन गांधी जी के ऊपर उनका विश्वास तब उठ गया जब 1922 में गोरखपुर के पास चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें एक स्टेशन फूंक दिया गया था। इससे नाराज होकर गांधी जी ने अपना जो आंदोलन, बहुत अच्छा काम कर रहा था, असहयोग आंदोलन, उसको समाप्त कर दिया, उसको रोक दिया। इससे जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे वो बहुत आहत हुए। वो दोबारा से क्रांतिकारी मार्ग पर चले गए, अपनी जान को हथेली में लेकर, ठीक है, कफन को सिर में बांधकर मरने मारने को तैयार थे। गोला बंदूकों से बात करते थे हमारे क्रांतिकारी वीर। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है हमारी इस आजादी की लड़ाई में। तो हम अब पढ़ेंगे 1905 से 1919 के बीच में बच्चों गर्मपंथी चरण। सबसे पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि इसके उद्भव का कारण क्या है? ऐसा क्या सिचुएशन बनी कि नरमपंथी विचारधारा कमजोर पड़ गई, गर्मपंथी विचारधारा उठ गई? नरमपंथी जो नेता थे वो
पॉपुलैरिटी उनकी कम हो गई और गर्मपंथी नेताओं की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। ऐसे क्या क्या कारण है वो हम ये देखेंगे। उसके बाद कौन कौन नेता हैं, कौन कौन लोग हैं जो गर्म स्वभाव के थे, उनके बारे में पढ़ना है। उनके काम करने का तरीका कैसा था वो आपको पढ़ना है। ठीक है, यही सब पढ़ना है हमें। चलिए, सबसे पहले देखिए बच्चों, सबसे बड़ा कारण जो माना जाता है बंगाल विभाजन माना जाता है। बंगाल विभाजन सबसे बड़ा कारण जो माना जाता है, बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था, इसी के टाइम पीरियड पर बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल का विभाजन होना ये बड़ा कारण नहीं हो सकता था, लेकिन बंगाल का विभाजन इस तरीके से किया गया कि हिंदू मुसलमानों के दिल में दरार आ गई। एक तरफ पूर्वी आपका बंगाल कर दिया गया और एक तरफ पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी में कर दिए गए, हिंदू माइनॉरिटी में कर दिए गए, और पश्चिमी बंगाल में हिंदू मेजोरिटी में थे और मुस्लिम माइनॉरिटी में थे। उदारवादी जो चरण के नेता थे, नरमपंथी चरण के नेता थे, इनकी जो कार्यप्रणाली है वो असफल हो रही थी। असफल हो रही थी तो भैया तो कोई और ना कोई और तो सफल होगा, एक असफल होगा, कोई ना कोई तो सफल होगा। तो गर्मपंथी नेता सफल हो रहे थे। 1892 में जो भारत परिषद अधिनियम ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होकर आया था, इससे खुश नहीं थे कांग्रेस वाले, और भारत के लोग भी इससे कुछ खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? कांग्रेस ने जो शुरुआत में डिमांड की थी उसका 1-2% चीजें ही इसमें मानी गई थी। ठीक है, और इसके अलावा बहुत बड़े कारणों में यह भी आता है कि भैया 10 सालों तक हमारे देश में सूखा पड़ा रहा, अकाल पड़ा रहा। 1896 से 1905 के बीच में आपको मालूम होना चाहिए कि भैया जब देश में अकाल पड़ा हुआ है, अब देश की जो सरकार है उसको लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ना, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने क्या किया, हमारे लोगों का शोषण किया और उनको तड़पाया और उनसे टैक्स और वसूले गए। तो इस कारण से हमारे लोगों में रोष आ गया, गुस्सा आ गया। अब ये समझ में आ गया प्यार से कुछ नहीं होने वाला है, प्यार से कुछ नहीं होने वाला है। और इसके अलावा 1896 में बच्चों, 1896 में पुणे में प्लेग फैला हुआ था। प्लेग फैला, ठीक है, और प्लेग जो फैला हुआ था इस बारे में जांच करने के लिए कुछ अधिकारियों को लगाया गया। वो अधिकारी क्या किए, हमारे घरों में घुसकर जो हमारे घर की बहू बेटियां थी उनके साथ छेड़खानी कर रहे थे, गलत व्यवहार कर रहे थे। तो ये हमारे जब लोगों को पता लगा तो उनमें एक गुस्से वाली भावना आ गई। तो ये भी एक कारण है कि गर्मपंथी विचारधारा यहां से मजबूत हो गई। अब यही इंटरेस्टिंग कहानी सुना देता हूं, आगे चलकर ये टॉपिक आएगा अभी क्रांतिकारी आंदोलन में, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूं। जैसे पुणे में कई अंग्रेजी अधिकारियों को लगाया गया, उसमें एक थे लेफ्टिनेंट आयरेस्ट और एक रेंडे थे। ये लोग क्या कर रहे थे, भारत की जो महिलाएं थी उनके घरों में घुसकर गलत व्यवहार उनसे कर रहे थे। ये सभी लोगों को पता था, सभी भारतीयों को पता था, और उनके मन में गुस्सा था। और तिलक जी ने इसको अपने अखबार में छाप दिया। केसरी नामक इनका अखबार था मराठी भाषा में, उसमें छाप दिया। और उसी टाइम पर एक उत्सव हुआ था, शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव। जैसे हर साल उत्सव मनाते थे तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी क्या करते थे, हर साल गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाते थे। कई लोग वहां शामिल होते थे। उसमें ऐसा भाषण दिया, ऐसा मोटिवेट किया कि जो चापेकर बंधु, ये चापेकर इनका टाइटल था। 3 भाई थे, इसमें से 2 भाइयों ने प्रेरित होकर रेंडे और आयरेस्ट की हत्या कर दी। इसके लिए इनको मृत्युदंड तो दिया गया, लेकिन तिलक जी को भी 18 महीने की सजा हो गई। तिलक जी के ऊपर आरोप लगाया गया कि आप ही के मोटिवेट के कारण, आप ही की जो केसरी अखबार में मोटिवेशन इनको दिया, और इसी कारण से इन्होंने ये काम किया। इनको भी 18 महीने की सजा हो गई थी। और कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाएं ऐसी हुई जिससे हमें मोटिवेशन मिला कि भैया अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। क्या? 1896 में इथोपिया, ये अफ्रीका महाद्वीप की एक कंट्री है, कमजोर कंट्री है। इसने यूरोप कंट्री के एक बहुत पावरफुल
यूरोप महाद्वीप की एक बहुत पावरफुल कंट्री है इटली, इसको हरा दिया। तो हमारे इंडियन में आया भैया अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और इसके बाद 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया। मैप में देखिए इनकी लोकेशन, ये इथोपिया देख लीजिए ना, इथोपिया सूडान के बगल में, इसने यूरोप की कंट्री इटली को हरा दिया। और ये जापान छोटी सी कंट्री, इसने रशिया को हरा दिया, इतनी बड़ी कंट्री रशिया को हरा दिया। तो इससे मोटिवेशन मिला कि अगर ये कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे समय बीत रहा था, हमारे जो भारत के लोग हैं वो शिक्षित होते जा रहे थे, लेकिन उनको उनकी शिक्षा के अकॉर्डिंग नौकरी नहीं मिल पा रही थी, तो बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही थी। अगर ऐसा होगा तो विदेश में विरोध प्रदर्शन तो होगा ही, लोगों में गुस्सा तो आएगा ही। तो वो क्या करेंगे, गरम दल के नेताओं, गरम विचारधारा के नेताओं की बात को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये बात है। अब इसके बाद सबसे बड़े कारणों में बच्चा ये आ जाते हैं, भारत के उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905 तक भारत के ये वायसराय रहे हैं। इन्हीं के कारण तो सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क हो गया। गरम दल के नेता इन्हीं कारण ज्यादा पॉपुलर हो गए। इन्होंने क्या क्या काम किया, एक काम तो 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, आप जानते ही हैं। इसके अलावा कुछ इनके कथन ऐसे हैं ना कि लोग हमारे इंडियन के और कांग्रेस के दिल में सुई की तरह चुभते हैं। क्या इन्होंने कहा था, इन्होंने एक बार कहा था, एक लेटर लिखा था, भारत के सचिव जो इंग्लैंड में रहते थे उनको एक लेटर लिखा था कि कांग्रेस मर रही है और मैं यहाँ चाह रहा हूं कि यहाँ रहूं और शांति पूर्वक खुशी खुशी उसके मरने में सहयोग करूं, ऐसा इन्होंने कहा। इसके अलावा कांग्रेस को इन्होंने एक बार कहा था ये बहुत गंदी चीज है, ऐसा शब्द बोले थे, मतलब अंग्रेजी में बोले होंगे, उसका मीनिंग यही है गंदी चीज है और ये देशद्रोही है, ये देशद्रोही पार्टी है, ऐसा कांग्रेस के बारे में इन्होंने कहा। इसके अलावा इनके समय पर एक कानून आया 1904 में, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इस विश्वविद्यालय अधिनियम में क्या हुआ कि जो भैया विश्वविद्यालय है ना, उन पर सरकार की पकड़ और मजबूत कर दी गई। जो सीनेट है उसमें सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। तो वो विश्वविद्यालय हुआ जो करते थे ना, वहां से हमारे जो राष्ट्रवादी नेता हैं वहीं से जन्मे हैं, एक तरीके से ये विचारधारा वहीं जन्मी है। तो वहां पे उनका मुख्य अड्डा हुआ करता था इस विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने में। लेकिन सरकारी पकड़ ज्यादा हो गई तो जो राष्ट्रवादी जो भावना थी उसको कुचलने का काम इन्होंने किया। कलकत्ता जो महानगर पालिका है, इसके अंदर भी हमारे भारतीयों का प्रतिनिधित्व कम करने के लिए निर्वाचित सदस्य संख्या कम कर दी गई। जो निर्वाचित होकर आते थे हमारे इंडियन होते थे, और एक ऐसा पोर्शन था जो सरकार डायरेक्ट नॉमिनेट करती थी, तो नॉमिनेट करने वाला, नियुक्त करने वाला जो संख्या वो बढ़ा दिया गया, निर्वाचित संख्या कम कर दी गई। तो जो अंग्रेजी सरकार के जो चाटुकार थे, उनके वफादार थे, उनकी संख्या यहां बढ़ा दी गई। 1904 में तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन भेजा गया। यंग हस्बैंड एक नाम है, यंग हस्बैंड के अध्यक्षता में एक मिशन भेजा गया और बाद में चुंबी घाटी पर कब्जा कर लिया। इससे हमारे भारतीयों में और रोष हो गया कि भैया दूसरे देश में जाकर कब्जा कर रहे हैं ये अंग्रेज। और 1905 में बंगाल का विभाजन आपको तो पता ही है गया। 1904 में तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन किसने भेजा था, तो वायसराय का नाम आप याद रखिएगा, कर्जन का। गरम दल के जो मेन नेता थे, इन 5 नेताओं के बारे में अभी याद कर लीजिए, लाल, बाल और पाल, 3 तो बहुत महत्वपूर्ण है। लाल किसको कहा था, लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक। पाल विपिन चंद्र पाल। अरविंद घोष, रास बिहारी बोस, ये 2 लोग हैं। विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, इन्होंने संन्यास ले लिया था। एक जगह पड़ती है पुडुचेरी, अरविंद घोष का वहां पे एक स्थान भी है, अरविंदो विला, वहीं संन्यास लेकर वहीं चले गए थे बाद में। अब जो नेता हैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। लाला लाजपत राय, इनका जन्म बच्चों 1865 में हुआ था पंजाब में। शेरे पंजाब किसे कहा जाता है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो हमारे लाला जी हैं। 2 किताबें इनकी बहुत फेमस है, वो अभी आप याद कर लीजिए तुरंत, यंग इंडिया और अनहैप्पी इंडिया।
एग्जाम में न जानी कितनी बार पूछी गई है। यंग इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। यहां एक बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। ये किताब है यंग इंडिया, एक यंग इंडिया नाम से अखबार चलाएंगे वो गांधी जी चलाएंगे, वो पुस्तक नहीं है। पुस्तक किसने लिखी है? लाला लाजपत राय ने पहले लिखी है, वो बाद की बात है, 1930-31 की बात है जो गांधी जी से जुड़ी हुई है। तो यहां आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। इनकी मृत्यु भैया आप सभी जानते हैं कैसे हो गई थी। जो 1928 में लाहौर में जब साइमन कमीशन अपने सभी सदस्य साइमन और अपने सभी लोगों के साथ लाहौर पहुंचा तो स्टेशन पे इतना कड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया, जुलूस निकाला गया। इसी विरोध प्रदर्शन में जब लाठीचार्ज किया गया तो लाठी लगने के कारण इनके सिर पर गहरी चोटें आने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। 17 नवंबर 1928 लाहौर में यह घटना है। जिस दिन इनको लाठी लगी थी उसके शाम को घायल अवस्था में इन्होंने एक कथन कहा था जो बहुत प्रसिद्ध है, एग्जामिनर इसको बार बार एग्जाम में पूछता है। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार की ताबूत, ताबूत मतलब जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है, ताबूत में एक एक कील का काम करेगी, कील का काम करेगी। ठीक है, ये कहा था। उसके बाद आगे बाल गंगाधर तिलक, जन्म तो 1856 में हुआ महाराष्ट्र में। लोकमान्य तिलक इन्हीं को कहा जाता है। दो इनके बहुत महत्वपूर्ण अखबार है, ये भी बहुत बार पूछे गए हैं, केसरी और मराठा। याद रखिए केसरी सबसे महत्वपूर्ण है, इसको तो कई इतिहासकारों ने क्रांतिकारी अखबार की संज्ञा भी दी है। इसी से मोटिवेट होकर कई क्रांतिकारियों ने कई बड़े बड़े कांड कर डाले हैं। ये केसरी मराठी भाषा में था और मराठा दर्पण ये अखबार अंग्रेजी भाषा में था। मराठा दर्पण अंग्रेजी भाषा में, भले नाम आगे मराठा है लेकिन ये इंग्लिश में था, ये कंफ्यूज नहीं होना आपको। दो पुस्तकें इनकी बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बार इनको 6 साल की सजा हो गई थी 1908 ईस्वी में, मांडले जेल भेज दिया गया था। बर्मा में है, म्यांमार के अंदर मांडले जेल है, वहां भेज दिया गया था। वहां पर इन्होंने एक पुस्तक ही लिख डाली, उस पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। और एक और पुस्तक लिखी है आर्यों का मूल निवास, जो है ना ये दक्षिणी ध्रुव सॉरी उत्तरी ध्रुव है, तो ध्रुवों से आए थे आर्य, ये पुस्तक इन्होंने लिखी हुई है। आर्यों का मूल निवास पुस्तक का नाम है। मैंने बताया उस समय व्हाट्सएप तो था नहीं, फेसबुक था नहीं, तो लोगों को मोटिवेट करना है, भाषण देना है, तो इसी कारण से हर साल ये शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाते थे। उसमें पब्लिक इकट्ठा होती थी, मंच से भाषण देते थे, जो भी दिल इनका करता था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों को मोटिवेट करना, वो सब इसी माध्यम से करते थे। तो शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव, इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया था जब 1905 में बंगाल विभाजन के बाद हमने आंदोलन चलाया था। आंदोलन जो चला था उसे आंदोलन को बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन कहते हैं। उस आंदोलन को बढ़ाने के लिए, उसका प्रसार करने के लिए इन उत्सवों का सहारा लिया गया था। जेल 2 बार गए हैं, महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है। 1897 में, अभी मैंने चापेकर बंधुओं के बारे में चर्चा की थी, और 1908 में 6 वर्ष की सजा हुई थी मांडले जेल में, जब गीता रहस्य इन्होंने पुस्तक लिखी थी। बर्मा में है ये। इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 में हो गई थी महाराष्ट्र के अंदर। और इनकी अर्थी को कांधा किसने किसने दिया था, एग्जाम में पूछा गया है। 3 लोगों का नाम आपको याद रखना है, गांधी जी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, मौलाना शौकत अली, याद हो जाएगा। इसके बाद बच्चों विचारधारा और इनकी काम करने का तरीका क्या था, आपको समझ में आ गया होगा। नरमपंथी चरण आपने पढ़ा ना, उनके काम करने का जो तरीका था उससे विपरीत इनका था। दिमाग में रखिएगा, गर्मपंथी नेता ये हिंसा नहीं करते थे। हिंसा कौन करते थे? ये क्रांतिकारी जो शूरवीर थे, क्रांतिकारी जो थे, वो हिंसा करते थे बच्चों। इनका सरकार की न्यायप्रियता पर कोई विश्वास नहीं था। इनका मानना था सरकार हमारे बारे में अच्छा कभी सोच ही नहीं सकती है, जबकि उदारवादी नेता इसके विपरीत सोचते थे।
उदारवादियों की जो काम करने का तरीका इनको बिल्कुल पसंद नहीं था। ये बोलते थे काहे के लिए लव लेटर लिख रहे हो भैया, अंग्रेजी हुकूमत क्या आपकी माशूका है, उसको लव लेटर लिख रहे हो आप? लव लेटर लिखने से कुछ हासिल नहीं होगा। डिमांड एक बार कीजिए, अगर नहीं मानते हैं तो आप चक्का जाम कर दीजिए, हड़ताल कर दीजिए, बहिष्कार कीजिए उनका, ये काम कीजिए। आप एक बार डिमांड करते हो प्यार से, नहीं मानते दोबारा वही रिपीट कर रहे हो, ऐसे क्या हासिल होगा? वो तो आपको बेवकूफ समझेंगे। भिखमंगी राजनीति करती है, ऐसा गरम दल के नेता कहते थे। गरम दल के नेता नरम दल के नेताओं के बारे में क्या कहते थे? ये कहते थे भैया ये भिखमंगी राजनीति करते हैं, ये भीख मांग रहे हैं, हमें भीख नहीं मांगनी है, हमें छीनना है। ऐसा विचारधारा रखते थे गरम दल के नेता। अब इसके अलावा बच्चों आपको ये याद रखना है कि पहले जो अपनी डिमांड है ना, ये प्यार से रखते थे, प्यार से। पहले चिट्ठी पत्र के माध्यम से प्यार से डिमांड करते थे, लेकिन इनकी अगर डिमांड नहीं मानी जाती थी ना, तो ये जुलूस निकालते थे, हड़ताल करते थे, बहिष्कार करते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे। कहने का भाव ये चक्का जाम कर देते थे भैया। लेकिन याद रखिएगा, हिंसा नहीं करते थे, ये हिंसा नहीं करते थे। और इनका क्रमिक सुधार में विश्वास नहीं था। ऐसा नहीं कि भैया दो बात हमारी आपकी मान ली जाती है और बाकी 10 साल के बाद मानी जाएगी, नहीं। इनका ये सोचना था कि अगर हम 20 डिमांड आपसे कर रहे हैं तो लगभग 19 डिमांड तो आप मान लीजिए। लेकिन अंग्रेज ऐसा करते नहीं थे, उनकी तो आदत थी, जब भी नरम दल के नेता कुछ डिमांड करते थे, मान लीजिए 20 डिमांड उन्होंने की हुई है, तो 1-2 डिमांड मान लेते थे, मीठी गोली दे देते थे, और बाकी अगली डिमांड जब वो करते थे उसमें ऐसे से मानते थे। तो क्रमिक सुधार में विश्वास था अंग्रेजों का, लेकिन इनका कोई ऐसा प्लान नहीं था। इनका ये था कि भैया जितनी डिमांड है सब मान लीजिए आप। ये कहते थे कि जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था है ना, अंग्रेजी एजुकेशनल सिस्टम है, उसको यहाँ नहीं स्थापित कीजिए, हमारे यहाँ भारत का एजुकेशन सिस्टम लाइए, राष्ट्रीय एजुकेशन सिस्टम को स्थापित कीजिए। स्वराज की मांग करते थे ये, स्वराज। उस समय तो इनकी विचार यही था कि भैया हमें डोमिनियन स्टेटस मिल जाए, स्वराज मिल जाए, पूर्ण स्वराज नहीं। पूर्ण स्वराज तो 1929 में जब आप पढ़ेंगे, हालांकि पढ़ चुके हैं, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, तो वहां पे कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की डिमांड की। अब पूरी तरीके स्वतंत्रता हमको चाहिए, इससे कम कुछ भी नहीं। शुरुआत में ये स्वराज की मांग कर रहे हैं, डोमिनियन स्टेटस। कह रहे थे कि इंडिया में जो सिस्टम है चलाना वो हमें दे दीजिए, लेकिन जो सिस्टम कैसे चलाना है वो अंग्रेज बताएंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट से कानून बनकर आएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम रूल करेंगे, लेकिन यहाँ पर सारे अधिकारी हमारे इंडियन होने चाहिए। भले हम अंग्रेजी हुकूमत ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन रहें, लेकिन इंडिया में हम स्वशासन चाहते हैं। अब इस चरण में जो प्रमुख घटनाएं क्या घटी, 1905 से लेकर 1919 के बीच में देश में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, ये चैप्टर वाइज चैप्टर आपको पढ़ना है। जैसे 1905 में सबसे पहले बंगाल विभाजन हो गया और हमने आंदोलन चलाया, जिसे बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार एक ही आंदोलन के नाम है। स्वदेशी चीजें अपनाई तो स्वदेशी आंदोलन, हमने बहिष्कार किया अंग्रेजी वस्तुओं का तो बहिष्कार आंदोलन। तो बंगाल का विभाजन हुआ ना, बंग मतलब बंगाल, भंग मतलब विभाजन, तो बंगाल के विभाजन के विरोध में यह आंदोलन है, तो बंग भंग आंदोलन कहा जा रहा। इसे एक चैप्टर में आप पढ़ेंगे। उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन हो गया। देखिए मुसलमानों को बहुत खुशी थी कि बंगाल का विभाजन हो गया, लेकिन कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, तो अंग्रेजों को मुसलमानों को लगा भैया ये हमारा विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, ये हमारा भला नहीं चाहते हैं। अगर ये हिंदुओं की पार्टी है तो हमारे मुसलमानों की भी एक पार्टी होनी चाहिए। तो इसी कारण से मुस्लिम लीग की स्थापना इन्होंने कर दी। 1907 में नरम दल गरम दल के रूप में टूट गई कांग्रेस। सूरत में सूरत अधिवेशन हुआ था रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में, वो एक चैप्टर में पढ़ेंगे आप। मार्ले मिंटो सुधार, ब्रिटिश पार्लियामेंट से कानून बनकर आया था 1909 में, वो पढ़ेंगे आप। लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय, लॉर्ड मार्ले उस समय भारत सचिव थे। 1911 में शाही दरबार लगाया गया दिल्ली में, भारत के राजा रानी का स्वागत किया गया। दो बहुत महत्वपूर्ण काम यहां किए गए।
एक तो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई और बंगाल का विभाजन जो सांप्रदायिक आधार पर हुआ था उसे हटा दिया गया। हालांकि बंगाल का विभाजन वहां हुआ था लेकिन वो सांप्रदायिक आधार पर नहीं, प्रशासनिक आधार पर था, सब उसमें खुश थे। और 1914 से 18 के बीच में पहला विश्व युद्ध चलता है। इस विश्व युद्ध ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या इफेक्ट डाले वो भी तो आपको पढ़ना है। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ में अधिवेशन होता है कांग्रेस का भी मुस्लिम लीग का भी। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होता है। इस समझौते को लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट बोला जाता है बच्चों। और यही अधिवेशन लखनऊ का, इसमें नरम दल गरम दल भी आपस में जुड़ गए थे, मिल गए थे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो समझौता हुआ था ना लखनऊ में, ये मुसलमानों की तरफ से जिन्ना ने जोर डाला था और हमारे कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा जोर डाला था। 1916 में होम रूल लीग स्थापित की गई। 2 होम रूल लीग स्थापित की गई, एक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, एक एनी बेसेंट के द्वारा। होम रूल लीग एक पार्टी थी, एक कह सकते हैं एक संस्था थी, और इसने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था होम रूल आंदोलन। तो वो आपको पढ़ना है। फिर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया, ये डिटेल में पढ़ना है। और इस बीच में गांधी जी हमारे वापस आ चुके थे। उन्होंने 1915 से लेकर 1919 के बीच में 3 जो सत्याग्रह हैं, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल वाला जो मामला था वो सफलतापूर्वक पास कर लिया। और उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि 1919 के बाद लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे थे। पूरा राष्ट्रीय आंदोलन उन्हीं को फॉलो हो रहा है। तो ये सब चीजें इसमें नहीं पढ़ेंगे, ये सब चीजें हम जब मैं आपको गांधी जी के बारे में पढ़ाऊंगा, गांधीवादी चरण, तब उसमें पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन है हमारी, वहां पर इसके क्लास नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं, या आप 7888774245 पर कांटेक्ट करके क्लास नोट्स को घर पे भी मंगवा सकते हैं। इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर भी हमारा यही है। आपका एड्रेस विद पिन कोड जरूर डालिएगा और अपना मोबाइल नंबर, तो ये स्टडी मटेरियल आपके घर पे पहुंच जाएगा। फिलहाल अभी ऑफर चल रहा है, कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स आपको मात्र 1000 में मिल जाएंगे और 25 रुपये पार्सल चार्ज लगेगा। और श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर पीडीएफ अवेलेबल है बहुत रीजनल प्राइस पर। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड पे, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।